नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइक्लोट्रॉन। विद्यार्थियों, हम आपसे साइक्लोट्रॉन के बारे में चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नए नए टॉपिक और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए चर्चा करें साइक्लोट्रॉन की परिभाषा पर। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से धनावेशित कण जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कणों आदि को त्वरित कराकर उसकी ऊर्जा के मान को बढ़ाया जाता है। अब इस साइक्लोट्रॉन की रचना कैसी होती है उसे इस चित्र पर दिखाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने केवल इसकी रचना को समझाऊंगा, आप सुन करके आप अपने नोट्स कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें साइक्लोट्रॉन के जो चित्र दिखाए गए हैं, इस चित्र से स्पष्ट है कि इसमें एक निर्वातित बेलनाकार और सपाट एक चेंबर होता है जिसे दो अर्धवृत्ताकार भाग में विभक्त कर देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल डी के समान होने के कारण इसे डीज भी कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात इन दोनों डीज के जो व्यास वाले जो तल होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिसके बीच में एक तार होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट को उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस डिस्क के अंदर उन गैसों को भर दी जाती है जिससे धनावेशित कण उत्पन्न करना होता है। जैसे कि यदि हमें अल्फा कण उत्पन्न करना हो तो इस डिस्क के अंदर हीलियम गैस डालते हैं, प्रोटॉन कण उत्पन्न करना हो तो हाइड्रोजन गैस डालते हैं, या न्यूट्रॉन कण उत्पन्न करना हो तो इसके अंदर ड्यूटेरियम गैस डालते हैं। इन दोनों डीज का संबंध एक उच्च आवृत्ति के रेडियो दोलित्र से होता है, जिसकी सहायता से लगभग 10,000 से लेकर के 1,00,000 वोल्ट तक का उच्च आवृत्ति वाले विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं। और इस विभवांतर या उच्च आवृत्ति के रेडियो दोलित्र की जो आवृत्ति होती है वो लगभग 10⁷ हर्ट्ज तक होती है। इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड N एवं S के मध्य रख देते हैं, जिसकी सहायता से लगभग 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसमें P1 और P2 ऋणात्मक विभव पर दो प्लेटें होती हैं जिसे हम विक्षेपक प्लेट कहते हैं। इस विक्षेपक प्लेट की सहायता से धनावेशित कण को लक्ष्य या टारगेट पर विक्षेपित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो हो जाती है इसकी रचना। अब आइए इसके हम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। साइक्लोट्रॉन का जो सिद्धांत है विद्यार्थियों वो इस प्रकार है कि जब साइक्लोट्रॉन पर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होते रहता है, गति करते रहता है, और यह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है और उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। अर्थात इस चित्र पर ध्यान देंगे, साइक्लोट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होते रहता है और यह एक बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार मार्ग का अनुसरण करता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। तो यह हो जाता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। अब हम ये जानेंगे कि यह साइक्लोट्रॉन की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से होती है। तो आइए हम चर्चा करेंगे इसके सिद्धांत एवं क्रिया विधि पर।
विद्यार्थियों, मैं इस चित्र के द्वारा इसकी अवधि को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि किसी क्षण डिस्क के केंद्र पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जो कि धनावेशित होता है, उस पर आवेश की मात्रा Q है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इस समय ये जो डिस्क D1 जो होता है वह ऋणात्मक विभव पर होता है तथा डिस्क D2 जो होता है वह धनात्मक विभव पर होता है, जिससे इसमें उत्पन्न जो धन आयन होता है वो इस डिस्क D1 की ओर आकर्षित होता है। और जैसे ही यह धनायन डिस्क D1 के अंदर प्रवेश करता है तो इस पर कार्य करने वाला विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन इस समय धनायन पर उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण धनायन इस प्रकार के वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगता है। जब धनायन इस वृत्तीय मार्ग गति करने लगता है तो इस अर्धवृत्तीय मार्ग की त्रिज्या क्या होगी उसका हमें सूत्र निकालना है, जिसे मैं अगली इस पेज पर दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इसमें गति करने वाले धनावेशित कण का आवेश Q, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल अगर F हो तो हमने पूर्व में पढ़ा है कि लॉरेंज बल F बराबर होता है QBB। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। और यह लॉरेंज बल धनावेशित कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो मान लेते हैं कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r हो तो धनावेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा F बराबर mv² r। और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है QBB बराबर mv² r, जिसमें से हम एक b को कैंसिल कर देते हैं। जब एक b को कैंसिल करते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा QB बराबर mv/r। या यहाँ से यदि हम r निकालते हैं तो ये सूत्र हो जाएगा r बराबर mv/QB। इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। और ये जो समीकरण 3 है विद्यार्थियों, यही समीकरण अर्धवृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र है। और इस समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या उसके वेग v के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अगर धनावेशित कण वृत्तीय मार्ग को पार करता है तो इस अर्धवृत्तीय मार्ग को पार करने में कितना समय लगता है उसके लिए हमें समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण डीज में धनायन को अर्धवृत्तीय मार्ग को पार करने में अगर लगा समय स्मॉल t हो तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल से इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल t बराबर πr/v। यहाँ हमने दूरी की जगह में πr लिखा है। देखिए क्या है कि यदि धनावेशित कण एक पूरी वृत्तीय मार्ग गति करेगी तो उसके द्वारा तय की दूरी 2πr होगी, लेकिन चूंकि अर्धवृत्त का मार्ग पार करती है इसलिए उसकी दूरी होगी πr। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 से r के मान को यहाँ रखते हैं। जब r को मान को रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा t बराबर πv इंटू mv/QB, जिसमें से हम भी कैंसिल कर देते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है स्मॉल t बराबर πm/QB। अब इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। और इस समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी भी डिज में धनायन को गति करने में जो लगा समय जो होता है वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये πm/QB एक सब नियत राशि है। अब जैसे ही जो धनायन है वह डिज D1 को पार करके डिज D2 में आता है तो इस समय डिज D1 और D2 की विद्युतीय प्रकृति बदल जाती है। अर्थात अब डिज D1 धनात्मक विभव पर आ जाता है तथा डिज D2 ऋणात्मक विभव पर आ जाता है।
इस कारण धनायन तीव्र वेग से डी टी की ओर आकर्षित होती है और अधिक त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है और यही कि लगातार चलती रहती है। और जब डी में गति करता हुआ धनायन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो धनावेशित कण को हम विक्षेपक प्लेट की सहायता से लक्ष्य टी पर विक्षेपित कर देते हैं और अन्य आवश्यक कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं। अब हम ये जानेंगे विद्यार्थियों कि जब साइक्लोट्रॉन में धनावेशित कण जब वृत्तीय गति कर लेता है और उस समय जब उसका वेग अधिकतम हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति के लिए हमें सूत्र निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि उस पर लगाए गए विभवांतर अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति न्यू जीरो को धन आयन की परिक्रमा की आवृत्ति न्यू के बराबर होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि न्यू जीरो इक्वल टू न्यू। अब यदि धन आयन की एक पूरी परिक्रमा करने में धन आयन अगर कैपिटल टी समय लेता है तो कैपिटल टी पर हम लिख सकते हैं 2t, जहाँ स्मॉल टी अर्धवृत्ताकार पार को करने में लगा समय है। तो पूरे वृत्ताकार मार्ग पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बराबर 2t। अब हम समीकरण 4 जो हमने अगले पेज में पहले दिखा चुके हैं उस समीकरण 4 से अर्थात टी बराबर पाई एम क्यू बी के मान को जब इसमें हम रखते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। विद्यार्थियों हमने पूर्व में पढ़ा है कि जो आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब हम कहने का मतलब है कि आवृत्ति न्यू बराबर 1 अपॉन कैपिटल टी। अब इस टी के मान को हम यहाँ रखते हैं विद्यार्थियों, तो हम इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है जिसमें हम 2 पाई एम को ऊपर ले जाते हैं तो हम इस प्रकार समीकरण 5 प्राप्त होता है। और ये जो समीकरण 5 जो प्राप्त होता है यही साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है और यही अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त है या उसकी स्थिति है। लेकिन जब धनावेशित कण बार बार वृत्तीय मार्ग गति करता है तो उसका अधिकतम गति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों कि जब धन आयन अधिकतम त्रिज्या के मार्ग में जब गति करता है तो उसे हम आर मैक्सिमम मान लेते हैं और इस समय उसके अधिकतम चाल मान लेते हैं भी मैक्सिमम। तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला लारेंज बल हो जाएगा क्यू बी मैक्सिमम बी, अभी केंद्र बल हो जाएगा एम बी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम। इसमें से एक भी मैक्सिमम को हम कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, यदि हम यहाँ से भी मैक्सिमम निकालेंगे तो भी मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन एम। ये जो समीकरण 6 है यह समीकरण 6 धनावेशित कण के अधिकतम वेग को प्रदर्शित करता है। यदि मान लेते हैं इस स्थिति में धनावेशित कण की अधिकतम गति ऊर्जा अगर ई मैक्सिमम हो तो हम जानते हैं कि अधिकतम गति ऊर्जा का सूत्र हम लिखें तो ई मैक्सिमम बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। अब हम क्या करते हैं इस भी मैक्सिमम के मान को इस समीकरण में रखते हैं विद्यार्थियों, तो आपको इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से एक एम को इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा ई मैक्सिमम इक्वल क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2m। इसका समीकरण नंबर 7। और जो समीकरण 7 है यही साइक्लोट्रॉन में गति करने वाले धनावेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो विद्यार्थियों अब आपको मैं इस साइक्लोट्रॉन के बारे में जितनी चर्चा किया है उसके नोट्स को मैं आपको शुरू से अंत तक दिखा रहा हूँ। आप इस नोट्स को अच्छे से देख लीजिएगा और देखने के बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्न हैं साइक्लोट्रॉन संबंधित ये अधिकांश बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर के ही अंक में से पूछा जाता है और ये कई बार सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से इस नोट्स को देख लीजिएगा
चूँकि सैक्लोन टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो भी लंबा बना हुआ है, इसलिए से बहुत धैर्य से आप ध्यान से देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।